Yes, hello everyone. Hello to all of you. Hello everyone. So, welcome to the this series जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में और इंडियन पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग फ्रॉम ऑल द टेक्निकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की इस क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया एक बार इसको मैं ब्रीफ कर देता हूं। तो दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एंड इन द सेकेंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहा था सर कहाँ से मिलेगा सर, बता दीजिए प्लीज सर। आप फर्स्ट क्लास कहाँ से मिलेगा? बेटा फर्स्ट क्लास इसी चैनल पर अवेलेबल है, इसी चैनल पे सारे ही लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो इसी यूट्यूब चैनल पे ऊपर आपको दिख रहा होगा होम वीडियोस लाइव ऐसे दिख रहा है, उसमें जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर। ठीक है भैया, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, चेक कर लेना। फिर से भी एक बार बोल देता हूँ टीम को बोल दूंगा तो आपको मिल जाएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट इसकी क्रिएट करवा दूंगा, वैसे ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक बार आप चेक करिएगा तो यू विल गेट द इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट। वहां से आप इन सारे क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे। चलिए तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आज बहुत छोटा सेशन रहने वाला है और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये सभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से मिलता है आपको। हर एग्जाम में आपको किसी भी जिस भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करेंगे जहां पर भी इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। दैट इज द बोरोड फीचर्स। क्योंकि आपने देखा था कि ये देश आजाद हो चुका था, संविधान बनना था, 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था ये सारी बातें। तो अब जब संविधान बन रहा था तो एक तरीका तो ये था कि हम लोग सारी चीजों को नए सिरे से डेवलप करें। तो प्रॉपर इसके लिए लिटरेचर रिव्यू किया गया। लिटरेचर रिव्यू का मतलब क्या था कि जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसमें सभी जानकार लोग थे। सभी जानकार लोगों ने क्या किया कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहां पर जिनका संविधान था वो एक्शन में था, संविधान वहां पे लागू हो चुका था, तो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि ठीक है साहब, अगर हमें संविधान बनाना है तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि सारी चीजें, मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें, मेन कंसर्न ये है, जस्ट अ मिनट एक बार मैं उस स्लाइड लगा लेता हूं तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाला है सोर्सेस। आज हम लोग इस स्लाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, सोर्सेस क्या थे। तो मैंने क्या बोला कि जिन कंट्रीज में ऑलरेडी संविधान इंप्लीमेंटेड था, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, सभी जगह के संविधान को पढ़ा गया। समझो कितनी मेहनत की है। सभी जगह के संविधान को डिटेल में पढ़ने के बाद जिस संविधान की जो चीजें, जिस कंट्री के जिस संविधान के जो क्लॉज बेटर लगे हम लोगों को, हमारे इंडियन सिस्टम में जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता था डायरेक्टली और विद अप्लाइंग सर्टेन मॉडिफिकेशन। कुछ चीजें हैं जो डायरेक्टली भी हम लोगों ने एज इट इज प्रोवाइड कर दी और बहुत सारी चीजों को थोड़ा सा अल्टर भी किया गया, मॉडिफाई किया गया इंडियन सिस्टम में, इंडिया के लिए सुटेबल बनाने के लिए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने रेफर किए हैं किसी और दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। अप्रोच यही थी कि देखो अभी हम लोग को क्या है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो बहुत ही ज्यादा सख्त कानून भी नहीं होने चाहिए, जो अब तक आपने पढ़ा है फीचर्स भी देखे, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है कि सर एक्सट्रीम डिफिकल्ट है, एक्सट्रीम टफ है या एक्सट्रीम इजी है प्रोविजंस, ऐसा कुछ नहीं है। सारी सुटेबिलिटी को देखते हुए जो हमारी कंडीशंस को सूट करेगा
हम केवल उन चीजों को आप रेफर करेंगे आप किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर भारतीय संविधान की बात किया जाए तो जैसा आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, आज आई होप सभी को ये सारी चीजें विजिबल होंगी। आज तो कोई विजिबिलिटी का इशू नहीं है, यस और नो। एक बार सभी लोग देख लेंगे और कंफर्म कर देंगे कि स्क्रीन पे सारी चीजें क्लियरली विजिबल हैं आज आपको, यस और नो। कल विजिबिलिटी का कुछ इशू आ रहा था, कल विजिबिलिटी का कुछ इशू आ रहा था। नाउ आई थिंक आज कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा कुछ क्लियरली विजिबल है। देखो, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट आर द सोर्सेस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं यूके की। तो यूके से हम लोगों ने किन किन चीजों को रेफर किया, हमारे भारतीय संविधान के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर की गई, ली गई, बोरो की गई, इनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। पहला जो कल हम लोगों ने देखा था कि पूरा अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर भी था, कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होने वाला है कि पार्लियामेंट क्या करने वाली है, नए कानून बनाएगी और उसके रिव्यू के लिए जुडिशरी का भी सिस्टम था, उसके रिव्यू के लिए जुडिशरी के भी प्रोविजंस थे। ये सारी बातें हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आप देख पा रहे हैं, दैट इज बोरोड फ्रॉम द यूके। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलने वाला है कुछ इस तरीके का कि इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। डायरेक्ट, तो आपको ये फीचर्स ध्यान रखने, इनको बार बार रिवाइज करना है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं और आगे भी मिलेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात हो गई। रूल ऑफ लॉ का जो सिस्टम, रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट, दैट इज आल्सो टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पूरा जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हैं दैट हैव बीन आल्सो बोरोड फ्रॉम द यूके। क्लियर। और कैबिनेट सिस्टम, ये कैबिनेट का जो प्रोविजंस है, अभी इन सब के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत डिटेल में भी डिस्कशन होगा, बट कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट सिस्टम वाला पार्ट है दैट इज आल्सो बोरोड फ्रॉम द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर बात करें, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे बहुत सारे कंट्रीज में आप देखेंगे कि ड्यूअल सिटीजनशिप के भी प्रोविजंस हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप के भी प्रोविजंस हैं। और कल एज पर द फीचर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। हम सभी क्या है, हम सभी के पास एक ही सिटीजनशिप हो सकती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, इसके बारे में भी बातचीत कर चुके हैं। और सेम जैसे यूएस की अगर बात करें तो इन यूएस देयर इज ए ड्यूअल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट, ठीक है, दोहरी नागरिकता का आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर बात करें तो यहां पर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, जो कि दैट फीचर इज बोरोड फ्रॉम द यूके। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स जितने हैं, कैबिनेट का सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और बाई क्रिमिनल लेजिस्लेटिव, ठीक है, जहां पर आपका पार्लियामेंट के साथ साथ और जुडिशरी सिस्टम का भी आपके पास ऑप्शन है, दोनों को पावर दी गई है, सेंट्रलाइज पावर नहीं है। ये सारे फीचर्स आपने बोरो किए हैं फ्रॉम द, तो जैसे यूके में भी अगर आप रिफर करेंगे तो वहां पर भी ऐसा था, जैसे अपने यहाँ अलग अलग प्रोविजंस थे, ऐसे ही यूके में भी अलग अलग सेंट्रल की पावर है, स्टेट की पावर है, कॉन्करेंट पावर है, इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये पॉलिसी, ये प्रोविजंस भी जो आपने फॉलो किए हैं दैट यू हैव आल्सो फॉलोड, बोरोड फ्रॉम द यूके। तो ये बिल्कुल 4-5 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं आपको ध्यान रखने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलीवेंट है और इंपॉर्टेंट है। अगला जो यहाँ पर डिस्कशन आता है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स जहां पर हमें अच्छे लगे जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको भी हम लोगों ने बोरो किया। इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव आल्सो बोरोड सम फीचर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम लोगों ने इसको बोरो किया है। तो कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं इसके बारे में समझते हैं।
यस। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे कौन कौन से क्लॉज है, कौन कौन से प्रोविजन है जो हम लोगों ने बोरो किए हैं फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके बारे में अगर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, कल हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन किया था फंडामेंटल राइट के बारे में, और फंडामेंटल राइट और उनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं ये भी हमारे सीरीज में डिस्कशन का पार्ट रहेंगे। बहुत डिटेल में समझेंगे सारी बातें हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स के जो हमें कंसेप्ट सबसे अच्छा लगा वो लगा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का। बोले साहब ले आओ, जो चीजें जहां की बढ़िया हैं, बेहतरीन हैं, प्रूवन हैं, उनमें कुछ नई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को हम एज इट इज ऑप्ट कर लेंगे, जो बढ़िया है वो बढ़िया है। यस और नो। दूसरा अगर बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, तो जैसे कल भी मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जुडिशरी को पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है कि पार्लियामेंट्स के पास पावर है, जैसा कल हम लोगों ने डिस्कस किया, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बना दिया, अगर कोई रूल बना दिया है तो वो डायरेक्टली इंप्लीमेंटेड नहीं होगा, सबसे पहले इसका होगा रिव्यू। अगर कोई ऐसा एक्ट है जो पार्लियामेंट ने बना दिया है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उसका रिव्यू किया जाएगा जुडिशरी की तरफ से। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है, सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है कि आप ये देखते रहिएगा, आप ये इंश्योर करेंगे कि जो भी लॉ, जो भी एक्ट पास हो रहे हैं, इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, क्या वो उनका जो अलाइनमेंट है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो भारतीय संविधान की भावनाओं से अलाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जुडिशियल रिव्यू वाला जो कंसेप्ट है, इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है, जो आप देख पाते हैं भारतीय संविधान में भी। और ये कहां से रेफर किया गया है? दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है? तो देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी रिव्यू, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के जो भी क्लॉज हैं, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के जो भी कंडीशंस हैं, वो सभी आपने रिफर किए हैं। अगेन मैं फिर से स्टूडेंट्स को क्लियर कर देता हूं, हमारे संविधान में इन सभी टाइटल से, इन सभी चीजों से रिलेटेड बहुत डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, जो कि हम लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल आने वाले सीरीज में भी डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं हर पॉइंट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जो भी कार्रवाई है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी कंडीशंस हैं, दैट वी हैव रिफर्ड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ द जजेस, जुडिशरी सिस्टम में जजेस को अगर रिमूव करना है किन कंडीशंस पे, किन प्रोविजन से, और क्या उसका प्रोसेस होगा, यस, ये सारी चीजें हम लोगों ने फॉलो की हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन, ये दो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो आपको ध्यान रखनी है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, और राज्यसभा से रिलेटेड, राज्यसभा के चेयरमैन से रिलेटेड जो पूरा डिटेल्ड होगा, वो हम लोगों ने फॉलो किया है यूएस स्टेट का। तो क्विकली एक बार देख लेते हैं। यूके की अगर बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और बड़े क्रिमिनल लेजिस्लेचर। यूएस की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात करी है, रिमूवल ऑफ द जजेस, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन। ये सारे प्रोविजंस जो हम लोगों ने फॉलो किए हैं, जो कंसेप्ट हम लोगों ने लिए हैं, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है भाई? तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर है। अगला जो आपका, अगर मैं बोरोड फीचर की बात करूं, तो दैट इज फ्रॉम द आयरलैंड। अब आयरलैंड, देखो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी अगला डिस्कशन इसी पे होना है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। डीपीएसपी से कहने से मतलब है मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर की गई हैं, इसके बारे में अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ में बताऊं कि देश में जो सोशल और इकोनॉमिकल बैलेंस है वो हमेशा बना रहना चाहिए। देश में, भारत में, सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिकल बैलेंस जो है
उसको मेंटेन करने के लिए। तो अंबेडकर साहब का ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। तो अंबेडकर साहब ने डीपीएसपी के लिए क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, और ये जो कंसेप्ट डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए बेसिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोगों ने रेफर किया है फ्रॉम द आयरलैंड। अगला अगर बात करें मेथड ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, समझो प्रेसिडेंशियल, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएस, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की सारी जानकारी यूएस से ली गई है, और इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये बात करी हम लोगों ने, ये प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो किया है आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए जिन मेंबर्स को आप नॉमिनेट कर रहे हैं उनकी कंडीशंस क्या है, उनकी प्रोसीजर्स क्या है, ये प्रोविजंस फॉलो किए गए, ये प्रोविजन ऑप्ट किए गए, ये प्रोविजंस बोरो किए गए फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगले अगर इंपॉर्टेंट की बात करें कंट्री की, दैट इज द कनाडा, और कनाडा से हम लोगों ने समझा, कल हम लोग जब देख रहे थे फीचर्स, तो हम लोगों ने बोला था क्वासी फेडरल सिस्टम है। क्वासी फेडरल सिस्टम क्या है? यूनिटी पावर नहीं है, मतलब सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, और उसमें सुप्रीम किसको रखा गया है। तो आज अगर अपने भारत की भी बात करें हम लोग, तो यस, एज वी नो देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर आर स्टेट गवर्नमेंट, यस और नो। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट है, स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप देखोगे थोड़ा सा हायर साइड में पावर पोजीशन जलवा ज्यादा किसका है, सेंटर का कि स्टेट का? बोलो भाई। सेंटर के अगर बात करें, कंपेयर करें स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, तो हमेशा आप देखेंगे कि ऑन द हायर एज, ऑन द हायर साइड एज कंपेयर टू द स्टेट, यस और नो। तो सेम कंसेप्ट यूज किया गया कनाडा में, कनाडा से आपने यूज किया फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मिला जुला रोल रहेगा, और लेकिन उन दोनों में भी सेंट्रल की पोजीशन थोड़ा सा हायर साइड रहेगी। ठीक है साहब। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो सेंट्रल और स्टेट की पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट वी हैव रिफर्ड फ्रॉम द कनाडा। रेजिडुअल पावर विद द सेंटर, कौन सी ऐसी पावर है जिसका सेंट्रल ने अपने पास पूरा कंट्रोल रखा है, वो कौन कौन से पावर है, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, वो कौन कौन सी फील्ड है, वो यहां से हम लोगों ने फॉलो किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय सेंटर। तो आज भी आप देखेंगे हर राज्य सरकार में एक गवर्नर का कंसेप्ट है, और वो गवर्नर विल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो पूरे राज्य की अगर बात करें, जिम्मेदारी के लिए गवर्नर आप अपॉइंट कर रहे हैं, और गवर्नर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नर को किसी तरफ से अपॉइंट किया जा रहा है, सेंटर की तरफ से। तो दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द कनाडा। क्लियर है। और ये सारे फीचर्स आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखते हैं। एक एक करके हम लोगों ने जितने भी फीचर्स की बात की है, ये सारे फीचर्स एक एक करके भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में आने वाले समय में हम लोग और डिटेल में थोड़ी बातचीत कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया से भी साफ कुछ बातें ले ली गई, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक तो है सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और दूसरा है कॉन्करेंट। वो मुद्दे जहां पर राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर डील करने वाले हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कल आपने देखा था एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी जो थी, यस। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्करेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है, दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट है, दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो फ्रीडम आपके प्रोविजंस हैं, दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो फीचर है, ट्रेड एंड कॉमर्स का जो आर्टिकल है, ये किस कंट्री के संविधान से बोरो किए गए हैं, दैट हैव बीन बोरोड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीजें बोरो की गई हैं, रेफर की गई हैं। और लास्ट में आता है बेटा जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। सर जर्मनी और साउथ अफ्रीका से भी कुछ चीजें हम लोगों ने समझी है क्या? बिल्कुल। जर्मनी से एक मेन चीज आपने समझी, जर्मनी से एक मेन फीचर आपने बोरो किया, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कल हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं,
जिनको कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वॉयलेट कर सकता है तो संविधान हमारा हमें यह ताकत देता है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम उस पर न्याय मांग सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दखल देगा और उसके बेसिस पे आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये तो हो गई बात फंडामेंटल राइट की, आपके अधिकारों की बात हो गई। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसके हम बोलते हैं इमरजेंसी, और इस इमरजेंसी के केस में आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। हाँ, तो सस्पेंशन क्या होगा, क्या क्लॉज हैं? तो जैसा इमरजेंसी के केस में होता है, हाँ, तो अपने आप इमरजेंसी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ। ऑल्दो जिस समय ये संविधान बनाया गया था तो कहीं ना कहीं ये था कि इस तरीके की कंडीशंस नहीं होगी, लेकिन फिर भी देखिए ये कंडीशंस थी, हुई आगे चल के। तो उसके लिए इसके क्या, किन कंडीशंस में, इमरजेंसी के कंडीशंस में जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनके सस्पेंशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द जर्मनी। तो ये जर्मनी का रोल आपको ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन ड्यूरिंग द जर्मनी। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने क्या रेफर किया है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर, क्योंकि समय समय पर हमें संविधान को बदलने की जरूरत है, उनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ नई चीजों को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो अमेंडमेंट का कंसेप्ट क्या है, अमेंडमेंट के प्रोसीजर क्या है, और ही उसके साथ साथ जो आपके राज्यसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन का क्या तरीका होने वाला है, क्या प्रोविजंस होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने रेफर किया है फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। तो अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो यहां से टोटल कितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये समझ लो भैया। तो किसी भी अगर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर ये पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, लगभग 24 अप्रॉक्स 24 क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली आपको इस टॉपिक से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जितने भी पॉइंट मैंने इसीलिए पिन पॉइंटेड करके लिखे ताकि आपको रिवीजन भी इजीली आप कर पाएं और ये ध्यान भी रख पाएं। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि दिस फीचर हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। क्लियर है? तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, और इसी सीरीज में हम लोग आगे अभी इन सभी प्रोविजंस पे, इन सभी आर्टिकल से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स में बहुत डिटेल पे बात करने वाले हैं, इनको और डिटेल में भी समझेंगे। तो लगातार इस सीरीज को फॉलो करते रहिए और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते रहिए। तो इसी के साथ आज की इस क्लास का डिस्कशन मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर है। कहीं पे भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है, या तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। और अगर सारी चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं बेहतरीन तरीके से, ये सारा कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल हो रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक जरूर बताइए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।